बीजेपी राम भक्त, आप हनुमान भक्त, ये बड़ा मतलब कॉम्बिनेशन जो बना है, कैसे बन गया ये? भगवान की कृपा हुई। जब भगवान की कृपा होती है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ राह पे चलना पड़ता है। वो जरिया रास्ता वो भगवान तय करते हैं, सिर्फ हमें चलने की तो आशीर्वाद होना है। शायद राम जी की और हनुमान जी की कृपा हुई करके वो राह में चल पड़े। आप सिटिंग एमपी हैं अभी यहाँ से, और इस बार अगर बीजेपी से आप जीत जाती हैं तो कमल पहली बार खिलेगा अमरावती में। अब तक बीजेपी तो जीती नहीं थी, तो एक बड़ी चुनौती आपको लग रही है ये? मुझे लगता है बीजेपी जीती नहीं, बीजेपी पिछले पांच टर्म से अलायंस जो थी जिनके साथ शिवसेना काम करती थी, वो ऐसी अलायंस हमेशा ही जीती है। विपक्ष में भी जब सरकार बैठी थी केंद्र में, तब भी अलायंस की जो पक्ष था वो हमेशा अमरावती से चुन के आया है। पर पहली बार है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता दूसरे अलायंस पार्टी के प्रचारों के लिए आते थे। ये पहली बार होगा कि कमर के प्रचार के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सच में विचारधारा है उसके प्रचार के लिए यहाँ पर आएंगे। हाँ, मतलब पहली बार कमल खिलेगा, कमल के निशान पर लोग वोट डाल रहे हैं आपके नाम पर। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, बातचीत का ये सिलसिला तो जारी रहेगा, कि ये अमरावती शहर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो स्टूडियो है ये मूविंग स्टूडियो है। इस बस के जरिए महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है, और जहां हम पहुंचते हैं उस शहर की जो बड़ी हस्तियां होती हैं, राजनीतिक हस्तियां, उनसे हमारी बातचीत होती है। इसी सिलसिले में नवनीत राणा जी भी हमें मिल गई, प्रचार के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, धुआंधार प्रचार। सीन वैसे क्या नजर आपको आ रहा है? क्योंकि जब मैं यहां बहुत लोगों से मिला तो एक खबर ये भी आ रही है कि अंदर खाने भी कुछ नाराजगी है, बीजेपी के लोग भी कुछ नाराज बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पक्ष है, जो इनका मतदार होता है वो भी बहुत स्टेबल होता है, और जो इन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी बहुत एक निष्ठा से काम करते हैं। और कितनी भी अगर ऊपर नीचे अगर किसी के दिल में होगा, तो जब वो बूथ पे जाएंगे या बूथ के पहले अगर किसी से बात करेंगे तो उनके शब्द में कभी नहीं निकलेगा कि आप इनको वोट ना करते हुए किसी और को करो। कारण ये मतदान बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्र के हित के लिए काम हो रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इंक्लूड मी, ये पक्ष में जब से मैं प्रवेश ली हूँ और उसके पहले भी मेरी विचारधारा तो सेम थी, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो पक्ष के विरुद्ध और राष्ट्र के विरुद्ध काम करे। लेकिन आनंद राव अडसुल का क्या करेंगी, जो शिंदे गुट से हैं, शिवसेना से, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं? मुझे लगता है शिंदे जी संभालेंगे उनको। संभालेंगे? भीतरघात की कोई चिंता नहीं हो रही आपको? मुझे वैसे भी कोई चिंता नहीं होती है। मैं बहुत निष्ठा से पिछले 5 वर्षों से मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए कंटिन्यू मैंने आवाज बुलंद रखी है। और मैं ज्यादा चिंता करने वालों में से नहीं, चिंता करती तो हनुमान जी के लिए 14 दिन जेल नहीं जाके आती। तो चिंता मुक्त रहकर मैं काम करती हूँ। और वैसे भी मैंने चिंता के लिए मेरे ऑपोजिशन को रखा हुआ है, मेरी चिंता सब वही करते हैं। मतलब आप टेंशन लेती नहीं है, देती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं काम करती हूँ। और कई लोगों का ऐसा जिंदगी का लाइफ एक सेट होता है मोटिव, ना काम करने दिया जाए ना काम करना है। तो मेरा मोटिव है सिर्फ काम करना है, और बाकी जो काम है वो मैंने बिना पगार के मेरे ऑपोजिशन को रखा है। बिना पगार के रखा है आपने? अच्छा, सैलरी नहीं रहती है फिर भी आपका काम? फिर भी मेरा चिंता पूरा वही करते हैं। अच्छा, ये जो हनुमान चालीसा वाला पूरा प्रसंग हुआ था, उसको लेकर देश भर में बहुत चर्चा आपकी हुई, हर जगह खबर चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज ये सब। वो मतलब आपने क्यों तय किया था कि मातोश्री के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ें, क्यों? मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि 33 महीने की गवर्नमेंट में जब उद्धव ठाकरे एज ए मुख्यमंत्री, एक आधे परिवार का, एक आधे घर का मुखिया जब होता है, उसमें बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। और हमारे पूरे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री करके अपने पद पे थे, 33 महीने की सरकार में मातोश्री छोड़कर वो कभी बाहर नहीं निकले, जो सबसे बड़ा संकट था मेरे महाराष्ट्र पे। मेरे किसान दुखी थे, पर उन्हें उनकी हालचाल पूछने के लिए, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहने वाला मुख्यमंत्री उपस्थित ही नहीं था। जो बेरोजगार बच्चे थे, जो कोविड में अपने अपने नौकरियों से छोड़कर जो घर पे आ गए थे, उनके भविष्य के लिए विचार करने के लिए उनका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी नहीं थे। महिलाओं को स्ट्रेंथ कैसे दें, महिलाओं के लिए विश्वास कैसे दें कि आप चिंता मत करो, कितना भी संकट आएगा तो मैं मुख्यमंत्री करके आपके पीछे रहूंगा। सिर्फ फेसबुक लाइव करके उन्होंने 33 महीने ये महाराष्ट्र को चलाया है। घर से एक कदम बाहर कभी पैर नहीं रखा। तो वो सबसे बड़ी संकट मेरे महाराष्ट्र में था। और संकट मतलब उद्धव ठाकरे वाली जो सरकार चल रही थी, आप कह रही कि फेसबुक सरकार थी वो? 100%। एक बात और भी है नवनीत जी, देखिए सवाल आपसे दरअसल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जो चुनौती आपने दी उद्धव ठाकरे को, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहे गए, उनके बेटे को सनातन के मामले में आप चुनौती दे रही थी। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है।
बहुत कम होते हैं ऐसे ग्रेट लीडर्स जिनकी आइडियोलॉजी उनके बच्चे आगे लेके चलेंगे, बहुत कम होते हैं। जो खुद से मट्टी में रहकर दिन रात धूप के चटके लेते हैं, वो है देश के प्रधानमंत्री जी, जो घर छोड़ते हैं तो लोगों के हित के लिए कि एक बार मैं देश को सर्व करूंगा और देश के हित में काम करूंगा। पर जो खुद जब संकट में थी, जब बाबरी गिराने का समय आया तो उद्धव ठाकरे तो फोटो सेशन कर रहे थे जंगलों में, तो उनको विचारधारा क्या समझेगी? उद्धव ठाकरे जंगल में फोटो सेशन कर रहे थे, मतलब उन्हें कोई मतलब फोटोग्राफी, उनको कोई लेना देना नहीं था। जब तैयार होके आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जब पूरी तैयारी कर दी, 56 इयर्स उनका योगदान महाराष्ट्र में हम जैसे युवकों को एक विचारधारा देने का काम किया। वो विचारधारा हमारे बाला साहब जी आज भी जहां पे भी होंगे बहुत दुखी होंगे कि मैंने महाराष्ट्र में अपनी विचारधाराएं यंग लोगों के बीच में दी, पर अपने बच्चे को नहीं दे पाया। वो दुख हमेशा उनको रहेगा। और वो दुख, आप कहीं उद्धव ठाकरे को सनातन विरोधी तो नहीं कह रही हैं? आप देख लीजिए, हनुमान चालीसा पठन करने पे अगर कोई महिला को, लोक प्रतिनिधि को जेल में भेजता है तो ये सीधा सीधा विरोधी है। अगर कोई हनुमान चालीसा पठन करने पे देशद्रोह लगाता है तो ये सनातनी विरोधी है ही। अगर कोई एक महिलाओं पे अपना पावर कहाँ दिखाता है? गरीब को तो कोई भी मार के चले जाता है। कमजोर जो एक फर्स्ट टाइम एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उसके अगेंस्ट में अपनी ताकत कैसे दिखानी चाहिए? उनको जेल में डाल के, उनकी आवाज बंद करनी है तो उन्हें देशद्रोह लगा के, इस तरीके से उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग महाराष्ट्र में किया। सनातन आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है इस बार महाराष्ट्र चुनाव में? लोग इस आधार पर वोट डालेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के लोग हमेशा अपने विचारों के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ये राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने पूरे देश को, हमारे देश को संविधान दिया, वो संविधान देने वाले विचारों पे चलने वाला हमारा महाराष्ट्र है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र को विचारधाराओं से दूर कोई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र की विचारधारा हमेशा से यही रही है और यही आइडियोलॉजी पे हम हमेशा काम करते हैं। आपने जब बीजेपी को यहाँ पर हराया, बीजेपी के उम्मीदवार को, उनके सहयोगी को, जो भी कह लीजिए आप, वो मोदी की आंधी थी, लहर थी, उस वक्त में बीजेपी को आपने हराया। आज आप बीजेपी के साथ हैं। मुझे लगता है बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ रहने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन रशिया का वॉर, राम मंदिर का विकास, हमारे राम भगवान को अपने स्थान पे विराजमान करने की चीज, 370 से लेकर जो भी चीजें, आज इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है हमारे देश में, कितना हमने ग्रोथ किया, 75 इयर्स कंपैरेटिवली आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां स्टैंड करते हैं, ये पूरे देश का हर एक व्यक्ति उनका उस चीज के लिए फैन है। और मैं लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मुझे लगता है जहां लोगों के विचार हैं और जहां मेरी आइडियोलॉजी मैच करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं जहां सबसे ज्यादा भार देती हूँ, वो चीज के ऊपर मुझे काम करना था। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किसके साथ थी, किसका पाठिंबा लिया और आज मैं किसके साथ हूँ। मेरे लिए मेरा देश फर्स्ट है, नेशन इज फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स। ऐसा तो नहीं बीजेपी को लगा कि कहीं आपको साथ ना ले तो इस बार नुकसान ना हो जाए? अमरावती में आपको हिंदू शेरनी के तौर पे लोग जानते हैं, इसलिए आपको बीजेपी ने उम्मीदवार बना लिया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए अगर मैं ऐसा कहूँगी, पर मैंने जो डेडिकेशन से काम किया है, मैं जिनको नेता मानती हूँ देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इनके ही मैंने पहले भी कहा था कि इनके शब्दों के बाहर मैं जाऊंगी नहीं, और मैंने वही किया कि इनके शब्दों के बाहर में गई नहीं। कभी भी सिंगल व्यक्ति मजबूत नहीं होता है, उसको साथ की हमेशा जरूरत होती है। और मेरे क्षेत्र का विकास करना है और राष्ट्र देश के हित में अगर मुझे काम करना है तो मुझे लगता है हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहकर मेरे क्षेत्र का विकास, मेरे युवकों का। ये अमरावती की कौन सी जगह है, आप थोड़ा बताइए। ये राजापेट, सांसद भी हैं। राजापेट है, राजापेट का उड़ान पुल है, ये चौराहा जो हम ये चौराहा, ये फ्लाईओवर है बेसिकली, और ये वही है। और ये हमारे बन्नेरा ही क्षेत्र में आता है, मेरे जहाँ से हस्बैंड विधायक हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड जहाँ से विधायक है उनका ये इलाका विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, जहाँ से हमने शुरुआत की वो भी। अच्छा, आप एक बड़ी मुसीबत से आपको अभी मुक्ति मिली है, जाति प्रमाण पत्र वाला जो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल गई, देश की सबसे बड़ी अदालत से। क्या आपको लगता है आपके खिलाफ कोई साजिश रची गई थी? क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि महिलाओं के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। नहीं, मैं मानता हूँ, ये बहुत संघर्ष होता है। कोई भी फील्ड में अगर हम महिलाएं काम करती हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों का खुद को प्रूफ करने के लिए बहुत समय लग जाता है।
हम टैलेंटेड हैं, उसके लिए हमें आप लोगों के मुकाबले 200% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 200% ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, 200% ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने में लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी रह सकती हूँ, अपने आप को बाकी लोगों से बेस्ट दिखा सकती हूँ। ये सब करने के लिए नहीं तो हमारे देश में तो लंबे वक्त से हम लोग इस तरह की बातें करते रहे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये सब बातें क्या मतलब किताबों तक ही रह गई, शास्त्रों तक रह गई? आप पार्लियामेंट देख लीजिए सर, 550 में सिर्फ 78 महिलाएं हैं। तो ये बात हकीकत में प्रैक्टिकली में पार्लियामेंट में हर बार देखते हैं। आपने बोला 11-12 वर्ष से मैं जब संघर्ष कर रही थी जी, महिलाओं को रोकने का बहुत इजी आसान तरीका है, जो ऑपोजिशन जो विरोधी सोच लेते हैं कि महिलाओं के चरित्र पे बात कीजिए, महिलाओं को पुलिस स्टेशन तक लेके जाइए, महिलाओं को जेल तक पहुंचाइए, महिलाओं को कोर्ट कचहरी तक लेके जाइए। बहुत सीधा साधन है महिलाओं का मॉरल कम करने के लिए, और वही मेरे साथ किया गया। अगर मेरी अमरावती की जनता, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि अमरावती में ऐसे बहू बन के मैं यहाँ आई और इतनी बड़ी सुनामी में उन्होंने मेरा साथ दिया। इतने ऑपोजिशन चिल्ला रहे थे कि ये सही नहीं है, इनका कोर्ट में केस शुरू है, उसके बावजूद मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे मतदान देकर 2019 में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो मुझे लगता है संघर्ष करते करते अब इतने मजबूत हो गए हैं कि संघर्ष को भी सोचना पड़ेगा, अरे इससे लड़ें कि इसका साथ दें। केंद्र में आगे अपनी भूमिका आप क्या देखती है? अगर आप यहाँ से जीत जाती हैं तो क्या चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मुझसे मैं एक, और अगर आपकी सरकार बन जाती है बीजेपी की, हमारी सरकार ही बनेगी सर। हाँ, ऑपोजिशन में खड़े रहने के लिए कोई तो हो ना, ऑपोजिशन में कोई चेहरा तो दिखने को हो ना। आज देश में किसी को पूछिए, अब आप ऑपोजिशन में थी, आप ही सरकार के साथ आ गई, अब कौन इसी मैं तो तरीके से सारे आ रहे हैं। ऑपोजिशन में नहीं थी सर। हाँ, मैं जिस दिन गई उसी दिन समर्थन देके आई थी। अच्छा, उसी दिन दे दिया था मैंने। मोदी हाँ, जी को मिलने गई और उसी वक्त मेरा लेटर हेड बना के हाँ, उनको समर्थन दिया, मेरे क्षेत्र का विकास। तो मोदी जी से क्या कहेगा इस बार अगर आप जीत के जाएंगी यहाँ से? तो मुझे लगता है मोदी जी को किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात काम करते हैं, मन की बात बिना छुट्टी के। हाँ, बिना छुट्टी के वो सुबह से रात तक काम करते हैं। हाँ, और ग्राउंड लेवल पे क्या जरूरत है और क्या लोगों के हित में देना है वो उनको सब पता है। और मन की बात जानी करके ही अमरावती में कमल आया। अमरावती करो की मन की बात जान के ही अमरावती में कमल, उन्होंने ये चिन्ह सिंबल दिया हम लोगों को। ये बताइए, आपने मोदी जी की इतनी तारीफ की, नेता के तौर पे राहुल गांधी कैसे आपको लगते हैं? जो 50 साल आप बोलने से पहले हंस रही हैं, मतलब क्यों? एक्चुअली जोक जैसा सवाल था तो हंसना मजबूरी हो गई मेरी। मैं बहुत कम मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी कैसे लगते हैं नेता के तौर पे, आप इसे आप जोक कह रही हैं, तो इसके लिए हंसी आ गई। मैं बहुत कम हंसती हूँ और बहुत जल्दी नहीं हंसती बेसिकली। और तो राहुल गांधी आपको हंसा देते हैं? बहुत बार पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में भी सभी की हंसी ऐसी इस तरीके से छूटती है। एक नेता को बोलते हुए सुना था मैंने कांग्रेस के कि अब हमारे राहुल गांधी जी मैच्योर हो गए हैं। 52 साल की उम्र तक अगर कोई व्यक्ति मैच्योर नहीं होता है तो वो देश को लेके कैसे चल पाएगा? महाराष्ट्र में आपको सबसे बड़ा नेता कौन नजर आता है? महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र की जनता ये सबसे बड़ा नेता है। सभी नेता है यहाँ पर। ये नहीं, यहाँ पर सभी नेता है, कोई भी छूटता नहीं। अब देखिए, आपने राजनीतिक जवाब दे दिया नेताओं वाला। कोई तो होगा। देखिए, मेरे किसको गुरु मानती हैं आप? मैं तो, मेरा गुरु मेरी जिंदगी में देवेंद्र फडणवीस जी, जो इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रही। छोटे उम्र में ही उन्होंने राजनीति क्या होती है, महाराष्ट्र का हित क्या होता है, महाराष्ट्र के लिए डेडिकेशन में काम कौन करता है, वो देवेंद्र जी के रूप में हमने पूरे महाराष्ट्र में देखा। शरद पवार जी? शरद पवार जी तो ऑफकोर्स 50 साल उन्होंने दिए, 50 वर्ष सबसे यंगेस्ट सीएम वो रह चुके हैं। पर समय बदलता है और समय के साथ सभी बदलते हैं। तो समय ऐसा बदलता है कि उनकी घड़ी छीन ली उनके भतीजे ने। जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। आपने भी तो कुछ किए होंगे। क्या किया था उन्होंने? आप देखिए, इतिहास हमेशा रिपीट होता है। हाँ। इतिहास के पन्ने जब पीछे मोड़ के देखेंगे, हाँ, तो उनके ही समय ने जो समय बिगाड़ा था, आज उनके ही परिवार के व्यक्ति ने उनका समय बिगाड़ दिया। तो ये चीजें तो होनी है। अच्छा, आपको नेता के तौर पर, चूंकि मैं बार बार ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक वक्त ऐसा रहा कि शरद पवार के आसपास राजनीति घूमती रही, ठीक है। अब शरद पवार हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है अजीत पवार। तो नेता के तौर पर बेहतर किसको आप मानती हैं?
देखिए, मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि अजीत दादा जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र में उनके पार्टी वर्कर से लेके, उनके एमएलए से लेके, उनके एमपी से, वो शब्दों के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। और पवार साहब का इतिहास रहा है, जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। तो ये सब चीजों में आपको फिर भी 50 साल निकाल लिए। मैं बहुत छोटी हूँ इस उत्तर के लिए और बहुत नई हूँ, पर मुझे लगता है अपने अपने समय के साथ ये दोनों ही व्यक्ति ने बेहतर पलटी किया। मार कह रही हैं क्या शरद पवार जी को? क्या कह रही हूँ? पलटी मार, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, पलटी मार देते हैं। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से जब उनका समय बहुत अच्छा था, जब उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की, तो उन्होंने भी किसी का साथ छोड़कर अपने हित में निर्णय लिया था, जिस पार्टी ने उन्हें बड़ा किया था। तो आज उनके ही परिवार के सदस्य उनसे सीखकर उनके साथ वही कर रहे हैं जो इन्होंने किसी के साथ किया था। तो जैसा बोया है वैसे ही पाया है। ठीक है। उद्धव ठाकरे जी को आप कोई सलाह देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के, इस इंटरव्यू के आखिर में? समय वेस्ट हो जाएगा आपके चैनल का, मतलब क्योंकि इतना महत्व ही नहीं रखते हैं। जो खुद का घर, परिवार, विधायक 40 नहीं संभाल पाए, उन्हें सलाह देने की ये क्या तो नहीं जरूरत कह रही है? उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करना आपको समय की बर्बादी लगने लग गया है? 100%, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 5 टर्म से उनके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते थे, जो ये सीट लेने को तैयार नहीं हुए। तो उनके बारे में मैं और आप बात करके उनका अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे?